भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए भी एक देश एक विधान होना चाहिए। एक बात मैं बताऊं कि जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे एक देश एक विधान आता है तो हमें लगता है केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। एक देश एक विधान पे मेरी 25 से ज्यादा PIL है। वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लेबर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एग्रीकल्चर कोड होना चाहिए। ऐसे करके करीब मेरी 25 PIL। वन नेशन वन इलेक्शन कोड होना चाहिए। इलेक्शन कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम शिक्षा मंत्री बनने के लिए इतनी योग्यता तो हो जितना शिक्षक बनने के लिए चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अगर शिक्षक बनने के लिए TT हो सकता है तो सांसद विधायक बनने के लिए एक LET नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। समय आ गया है। भारत में जो दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है वो है भारत की न्यायिक व्यवस्था। इस गड़बड़ न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत में जो कमजोर लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, जमीन पे कब्जा कमजोर आदमी करता है दबंग के, दबंग करता है कमजोर के। तो दबंग क्या चाहता है? मुकदमा जल्दी खत्म हो या देर तक चले? और मुकदमा जल्दी खत्म होता है या देर तक चलता है? तो भारत की न्याय व्यवस्था दबंग के पक्ष में है या गरीब के पक्ष में है? दबंग के पक्ष में। जिसके घर में किसी की हत्या हो गई है वो चाहेगा उसके जल्दी सजा मिल जाए। जिसने हत्या किया है वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले। अब मुकदमा लंबा चल रहा है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था हत्यारे के पक्ष में है या उस बेचारे पीड़ित के पक्ष में है? रुड़की में 3 दिन पहले क्या हुआ? इकलौता बेटा था, उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। शायद आप लोगों ने, सोशल मीडिया वालों ने देखा होगा। उसके बेटे की हत्या हो गई। स्वाभाविक सी बात है, सामान्यतः हत्या वही करता है जो थोड़ा दबंग होता है। चोरी लूट झपटमारी में कमजोर भी अमीर उसकी हत्या करता है, लेकिन सामान्यतः गांव में खेती होती के विवाद में ऐसे ही हत्या होती। इकलौता बेटा था, वो खत्म हो गया। पिता को गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि वो 4 महीने के बाद नवंबर में हत्या किया था और फरवरी में वो जमानत पे आ गया। स्वाभाविक सी बात है, या तो पुलिस से कुछ सांठगांठ हुई या तो जज से कुछ सांठगांठ हुई। अदरवाइज हत्या के केस में 4 महीने में जमानत नहीं मिलती है। तो या तो पुलिस ने लीपापोती किया, तो पुलिस ने लीपापोती किस लिए किया होगा? जोर से बोलो जरा। माल पानी के चक्कर में। और या तो जज ने गड़बड़ किया तो जज को मिल गया, पैसा मिल गया। लेकिन उसका दुष्परिणाम देखिए, करप्शन का दुष्परिणाम देखिए। पिता से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढा। एक तो पहले वो गरीब था, वो कमजोर था, इसलिए दबंग ने उसके बेटे की हत्या किया। उसने अपनी जमीन गिरवी रखी और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 5 लाख रुपए दिया, उसने उसकी हत्या करवा दिया। और अब पिता भी जेल चला गया। तो बेटा पहले ही मर गया और अब इकलौता जो था वो पिता भी खत्म हो गया। बेटे की शादी हुई नहीं थी, इकलौती बूढ़ी मां वो घर में बैठी हुई है क्योंकि बेटा मर गया और पिता जेल चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बोलिए जरा। भारत की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, भारत के घटिया कानून, यह जिम्मेदार है इसके लिए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। समाज, परिवार तब ठीक चलता है जब माता का प्यार हो और पिता का खौफ हो। घर तब अच्छा चलता है, बच्चे ठीक से रहते हैं। माता लाड़ प्यार करती रहती है, पिता थोड़ा खौफ पैदा करके रखता है, तो क्या होता है? बच्चे ठीक ठाक रहते हैं।
समाज तब ठीक चलता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। गांव में एक केस मैं जानता हूं सर, सोडानी सर, जौनपुर जिले का केस। 1985 में 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ। उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने एक व्यक्ति को 10 बीघे जमीन दे दिया, नाम था रघुवीर मिश्रा। दूसरे पार्टी ने उनका फर्जी वसीयत करा लिया। वो 31 मार्च को मर गए थे, उनके मरने के बाद 1 अप्रैल को उसने वसीयत कराया और उनको 2 अप्रैल को मरा हुआ दिखाया 1985 में। आज क्या चल रहा है 2000, कितने साल बीत गए? 40 साल में यह तय नहीं हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। अगर यह तय हो जाए कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे तो दूसरी वाली जो विल थी वो अपने आप में नकली सिद्ध हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यह मुकदमा चल क्यों रहा है, इसकी वाइवा एनालिसिस करिए। मुकदमा इसलिए इतना लंबा चल रहा है कि फर्जी वसीयत बनाना और फर्जी वसीयत बनवाना यह गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि झूठा फैसला देना भी गंभीर अपराध नहीं है। जबकि भारत में प्राचीन काल, चाहे रानी अहिल्याबाई का जुडिशल सिस्टम देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशल सिस्टम उठा के देख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो जुडिशल सिस्टम उठा के देख लीजिए, भारत में जो सबसे हीनस क्राइम था, सबसे बड़ा अपराध था, वो क्या था? झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध था। और आज जिन देशों ने भारत के उन कानूनों को लिया वहां अपराध न के बराबर है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल तक की सजा होती है। अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। रूस में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। सिंगापुर में झूठ बोलने पे 5 से 10 साल सजा होती है। अलग अलग देशों में से है, लेकिन भारत में झूठ बोलने पे कोई, और इसीलिए 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। कुछ लोग झूठी शिकायत से परेशान हैं, कुछ लोग झूठे एफआईआर से परेशान हैं, कुछ लोग झूठी जांच से परेशान हैं, कुछ लोग झूठी गवाही से परेशान हैं, कुछ लोग झूठे फैसले से परेशान। 9/11 हुआ था ना, 9/11 के बाद एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। पकड़ा गया था ना अमेरिका में। उसको पकड़ा, उससे पूछा तूने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। हमारे यहां आतंकवादी कभी इतना सच बोलेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत, अमेरिका का आतंकवादी भी सच बोल देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। उसने एडमिट कर लिया रेकी किया, उसको पता था 10 साल सजा होगी। उसके वकीलों ने समझाया होगा तो तू सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। और अगर वो बोल देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, टेस्ट में पता चल जाता तो 30 साल सजा होती। यूएस में जो सजाएं होती हैं वो कॉन्जेक्टिव होती हैं। सजा 2 तरीके की होती है, एक होती कॉन्जेक्टिव, एक होती कॉन्करेंट। एक होती है कि सारी धाराओं की सजा एक साथ चलेगी, एक होती है पहले एक धारा की सजा, फिर दूसरे धारा की सजा, फिर तीसरे धारा की सजा, ऐसे चलती है। भारत में जनरली एक तो कानून वैसे भी सड़े गले हैं, दूसरा सजा यहां पे कॉन्करेंट होती है, सारी धाराओं की सजा एक साथ चलती है। अमेरिका में कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। 10 धारा में सजा हुई, मान लो एक में 2 साल सजा, एक में 5 साल सजा, एक में 8 साल की सजा, एक में 10 साल सजा, तो पहले 2 साल वाली, फिर 3 साल वाली, फिर 5 साल वाली। इसलिए अगर आप गूगल करेंगे लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड तो पता चलेगा अमेरिका में रेप के मामले में 1200 साल सजा हुई है, हत्या के मामले में 3000 साल सजा हुई है। जो लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस है पूरी दुनिया में, जानते हैं कितने साल की है?
जैसे यहां सहारा स्कैम हुआ था ना, ऐसे चिट फंड स्कैम हुआ था। उसने करीब 1600 लोगों का पैसा लेकर चंपत हो गया हो। हमारे यहां तो 16 हजार लोगों का पैसा लेकर लोग चंपत हो जाते हैं। उसमें 1,41,000 साल सजा हुई। आप लोग गूगल करिएगा, आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करके देख लीजिएगा। आप गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो फिर पता चलेगा मैक्सिको में 3,000 साल सजा, एक ड्रग स्मगलर को 10,000 साल की सजा, किसी मर्डरर को 20,000 साल की सजा, किसी को कैसे। क्यों? क्योंकि वहां हर सजा एक उससे चलती है। आतंकवादियों को 20,000 साल सजा, 25,000 जीते नहीं है, वो जिंदा नहीं रहते, लेकिन उस सजा देने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को पता रहे इसने कितना क्राइम किया है। भाई अगर सिंपल आपने आजीवन कारावास दे दिया तो एक मर्डर में भी आजीवन कारावास, 10 मर्डर में भी आजीवन कारावास, तो पता कैसे चलेगा कि इसने एक मर्डर किया कि 10 मर्डर किया? इसलिए वहां पे अलग अलग चलती है। जैसे हम लोगों के यहां तो खूब साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। साइबर फ्रॉड आजकल आपके इस वीरभूमि से खूब चल रहा है। वो मेवात वाला एरिया है ना, मेवात का भरतपुर और अलवर, हां, पूरे भारत का मुख्य राजधानी वही है। भारत के साइबर फ्रॉड की राजधानी अलवर भरतपुर हो चुका है। हाँ, जामताड़ा शिफ्ट हो गया। पहले बिहार का झारखंड का जामताड़ा था, आजकल ये हो गया। किसी को आजीवन कारावास हुआ साइबर फ्रॉड करने वालों? क्या किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई? क्या? आप गूगल करिएगा, टर्की में एक व्यक्ति ने एक एसएमएस डाल के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक कर लिया था। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस लिंक भेजा, उस पर क्लिक मारा, उसका बेचारे का अकाउंट हैक कर लिया। 338 साल सजा हुई है एक अकाउंट हैक करने पे। कितने साल की? दोबारा टर्की में कोई बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा फांसी। एक व्यक्ति कॉलेज के पास गया, 900 ग्राम गांजा उसके पास पकड़ा गया, केवल 900 ग्राम, इतना सा, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास कोई गांजा, धतूरा, चरस, अफीम, कोकीन लेके पहुंचेगा क्या? नहीं। इसलिए कहता हूं, हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की नीति है ना, सठे साठ्यम समाचरित, उसको लागू करना नितांत आवश्यक है।